प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने राज्यसभा के संगठन के बारे में चर्चा की थी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, उनमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अयोग्यताएं क्या है, कार्यकाल क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, पदाधिकारी कौन होते हैं और विभिन्न प्रकार की का जो प्रोसेस है इसके संगठन में, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके आगे चलते हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। देखिए, राज्यसभा की रचना लोकसभा के सहयोगी और सहायक सदन के रूप में की गई है। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्यों का विवेचन निम्न आधार पर किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ उन पॉइंटों के आधार पर जिस तरीके की शक्ति व कार्य हमने लोकसभा की शक्तियां और कार्यों का अध्ययन किया, चर्चा की, उसी तरीके से आज के वीडियो में हम राज्यसभा की शक्ति व कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, इनको विधायी शक्तियां भी कहते हैं। राज्यसभा और लोकसभा सहकर्मी कानून निर्मात्री सदन है। देखिए, वित्तीय विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों को बराबर की शक्तियां प्रदान की गई हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार अगर किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के दूसरे सदन के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इस प्रकार औपचारिक दृष्टि से गैर वित्तीय विधेयक, जिनको साधारण विधेयक कहा जाता है, के संबंध में दोनों सदनों को समान स्तर की शक्तियां प्राप्त है। लेकिन राज्यसभा की स्थिति इन दो दृष्टि से कमजोर है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति की है और राष्ट्रपति द्वारा ये कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के संबंध में मंत्रिपरिषद लोकसभा के दृष्टिकोण के ऊपर ही अधिक ध्यान देगी। अर्थात यदि कोई विधेयक राज्यसभा में स्वीकृत हो लेकिन लोकसभा में अस्वीकृत हो गया हो तो संभावना इस बात की है कि इस विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा और विधेयक अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो एक आधार है कि राज्यसभा विधायी मामलों में कमजोर है, संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। लोकसभा की संख्या दुगनी से भी अधिक होने के कारण ये विधेयक उसकी इच्छा अनुसार पारित हो सकेगा। अर्थात लोकसभा का ही
अंतिम निर्णय होगा। इस प्रकार व्यवहार में राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को पारित करने में अधिक से अधिक 6 माह की देरी कर सकती है। अभी तक केवल 2 बार 1961 और 1978 में संयुक्त बैठक बुलाई गई है और जिनमें विधेयक उसी रूप से पारित हो गया जिस रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये थी विधायी शक्तियां या व्यवस्थापन संबंधी शक्ति। दूसरा जो बिंदु है शक्तियों का, फाइनेंस पावर्स, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय मामलों में राज्यसभा की स्थिति कमजोर है। वित्त विधेयक इस सदन में पुनः स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। इसे राज्यसभा को केवल 14 दिनों के अंदर अपने सुझाव के साथ लौटा देना पड़ता है। उसके सुझाव को मानना या न मानना ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर कुछ सुझावों के साथ नहीं लौटाती है, या अगर राज्यसभा ने ये विधेयक 14 दिन के अंदर कुछ सुझावों के साथ लौटा दिया है लेकिन सुझाव को लोकसभा स्वीकार नहीं करती है, तो विधेयक को उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने मूलतः पारित किया हो। अर्थात वित्तीय मामलों पर मत देने का अधिकार एकमात्र लोकसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा को वित्तीय संबंधी मामलों में गौण स्थिति प्राप्त है। तीसरी शक्ति व कार्यपालिका संबंधी शक्तियां या प्रशासनिक शक्तियां। संविधान में मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। राज्यसभा का मंत्रिपरिषद पर कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वह उसे प्रभावित अवश्य कर सकती है। राज्यसभा के सदस्य सरकार की आलोचना कर उसे सजग कर सकते हैं। प्रश्न तथा पूरक प्रश्न द्वारा कार्यपालिका से कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। अनिवार्य प्रशासनिक विषयों पर वाद विवाद करने के लिए काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्री राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी उनकी कार्रवाई में भाग लेते हैं। अगला बिंदु है संविधान संशोधन संबंधी अधिकार। देखिए, राज्यसभा संविधान के संशोधन में भाग लेती है। संशोधन के लिए आवश्यक है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी अवस्था में संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। कुछ विविध कार्य भी है राज्यसभा के, जैसे महाभियोग का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। और राज्य सूची पर कानून अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करे कि राज्य सूची में उपस्थित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ये राज्यसभा की एक विशेष शक्ति मानी गई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। उसे राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा, जिसे लोकसभा ने स्वीकार कर लिया हो, हटाया जा सकता है। देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं निर्मित करने का अधिकार प्राप्त है। इसके लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले
कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में यह घोषित किया जाए कि ऐसा किया जाना देश के हित में आवश्यक है। इसलिए राज्यसभा आर्टिकल 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में अपना योगदान दे सकती है। द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ राज्यसभा एज ए सेकंड चैम्बर। भारत में राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र लोकसभा है, राज्यसभा नहीं। राज्यसभा तो केवल विलंबकारी और पुनर्विचार करने वाला सदन है। अनेक आलोचकों को तो इसकी विलंबकारी और पुनर्विचार करने वाला सदन से भी संदेह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में तो ये अंशों में ही अच्छा है। MP शर्मा का विश्वास है कि केवल प्रचलित द्विसदनात्मक फैशन को अभिव्यक्त करता है। द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की कुछ कमजोरियां हैं जो इस प्रकार है। दलीय हितों का प्रतिनिधित्व। देखिए, जिन सिद्धांतों के आधार पर राज्यसभा की रचना की गई थी वे संघीय सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। गिरधारी लाल के अनुसार ये राज्यसभा नहीं वरन राज्य विधानसभाओं के राजनीतिक दलों की एक सभा है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को दलीय बनाती है, राजकीय नहीं। राज्यों के हितों का समर्थन करने के स्थान पर प्रतिनिधि राज्यसभा में दलीय हितों का समर्थन करते हैं। भारतीय संघ के कुछ राज्यों की विधानसभा में क्षेत्रीय दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के कारण ये क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसे राष्ट्र हित में सही नहीं कहा जा सकता। राज्यसभा की रचना में भारत संघ के एककों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि घनी आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व अत्यधिक है और वे सदन की कार्रवाई पर छाए रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दलीय भावनाओं को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए राज्यसभा दलीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। दूसरी इसकी कमजोरी है नामांकित प्रणाली का दुरुपयोग। देखिए, संविधान निर्माताओं ने 12 सदस्यों को नामांकित करने की व्यवस्था इसलिए रखी थी कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान और योग्यता रखने वालों को नामांकित किया जाए, परंतु इस प्रणाली का दुरुपयोग किया जाता रहा है। अगला इसकी कमजोरी का एक पॉइंट है एक राजनीतिक शरणग्रही। व्यवहार के अंतर्गत राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक शरणग्रह के रूप में किया गया है। राज्यसभा में प्राय ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से दूर भागते हैं या जिन्हें प्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा राजनीतिक दलों के राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का साधन बन जाती है। अगला इसकी आलोचना का एक पॉइंट दिया गया है निष्पक्ष या स्वतंत्र आचरण का अभाव। द्वितीय सदन की रचना करने का उद्देश्य ये था कि इसके सदस्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और अनुभव के आधार पर विधेयकों, प्रस्ताव आदि पर विचार करेंगे, परंतु यहाँ भी सदस्यों का आचरण दलीय हितों से प्रभावित रहा है। सदस्यों ने अपने अनुभव और बौद्धिक परिपक्वता का से काम नहीं किया। उदाहरण के लिए राज्यसभा में जिसमें कांग्रेसी का बहुमत है, लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित जनता पार्टी का बहुमत है। इस तरीके की कुछ उदाहरण से, एग्जाम्पल से इससे साफ स्पष्ट होता है
कि राज्यसभा ने कभी भी स्वतंत्र निष्पक्ष आचरण नहीं किया। सदस्यों का आचरण दलीय हेतु से प्रभावित रहा है और सदस्यों ने अपने अनुभव व परिपक्वता से काम नहीं किया। ये भी एक इसकी आलोचना कही गई। शक्तिहीन सदन है। देखिए, संविधान के द्वारा राज्यसभा का जो अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई उनके आधार पर इसे एक निरर्थक और अनुपयोगी सदन कहा जा सकता है। यथार्थ में राज्यसभा साधारण विधेयकों के संबंध में सिर्फ 6 महीने और वित्तीय विधेयकों के संबंध में सिर्फ 14 दिन की देरी के अलावा इसके पास और कोई पावर नहीं है। सिर्फ 14 दिन की देरी वित्त विधेयक में कर सकती है और साधारण विधेयक में 6 महीने की देरी कर सकती है। बाकी इसको कोई ऐसे पावर नहीं है जिसके आधार पर ये एक सारभूत कानून को निष्पक्षता स्वतंत्रता के साथ अपनी उपयोगिता साबित करें। द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की कुछ उपयोगिताएं भी हैं। देखिए, उपयुक्त त्रुटियों के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि राज्यसभा एक व्यर्थ संस्था है। इसकी अपनी कुछ उपयोगिताएं भी हैं जो इस प्रकार है। व्यवहारिक उपयोगिता। देखिए, राज्यसभा के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनकी व्यवहारिक उपयोगिता है। उदाहरण तक उच्च पदाधिकारियों की पदच्युति में ये लोकसभा के समान शक्तियों का प्रयोग करती है। अतः लोकसभा ऐसे कार्यों को रोष या जल्दबाजी में नहीं कर सकती। संकट काल की स्थिति में अनुसमर्थन से भी राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियों का प्रयोग करती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यह अखिल भारतीय सेवा की रचना कर सकती है। इन विशिष्ट कार्यों को देखकर एम.वी. पायली ने कहा है कि राज्यसभा सरकारी मशीनरी का महत्वपूर्ण भाग है। ये दिखावा मात्र या अनावश्यक संस्था नहीं है। दूसरी इसकी उपयोगिता एक पॉइंट है, योग्य व अनुभवी राजनीतिज्ञों की प्रतिनिधि संस्था है। इस सदन में उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो वयोवृद्ध, परिपक्व और अनुभवी राजनीतिज्ञ। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा जिसमें देश के योग्य और अनुभवी राजनीतिज्ञ चुनाव की परेशानियों को झेले बिना ही सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार देश को उनके अनुभव तथा ज्ञान का लाभ प्राप्त होता रहता है। अगली इसकी उपयोगिता है राज्य के एक अंकों का प्रतिनिधित्व। यद्यपि राज्यसभा की रचना में संघ की इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नहीं स्वीकार गया है, फिर भी इसके सदस्यों का निर्वाचन एककों की विधानसभाओं द्वारा होता है। अतः ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन माना गया है। एक और उपयोगिता ये समय की बचत। अनेक विधेयकों पर विचार विमर्श करके इसने लोकसभा के मूल्यवान समय की बचत की है। अनेक सरकारी और गैर सरकारी प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकार पर नियंत्रण। देखिए, राज्यसभा अपने प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को समय से पूर्व पदच्युत नहीं कर सकती, परंतु राज्यसभा प्रश्न पूछकर, निंदा व स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार को परेशान तो कर सकती है और अपने भाषणों द्वारा उसे प्रभावित कर सकती है। अतः इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्यसभा में ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान, योग्यता और अनुभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार राज्यसभा और लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में किए गए कानूनों को रोककर उन पर पुनर्विचार करने का अवसर भी प्रदान करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा का मूल्यांकन। इसमें राज्यसभा की कुछ कमजोरियां या आलोचनाएं की जाती हैं और दूसरा पक्ष ये कहता है कि राज्यसभा एक उपयोगी सदन है। इसका महत्व भारतीय संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच समझ के किया है कि ये लोकसभा की मन मर्जी के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करती है। ये विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते।